ये शख्स भले ही दानव की तरह दिखता हो, लेकिन अपने कबीले के साथ शांति और खुशी से रहने वाला एक इंसान था। लेकिन हालात ने इसे एक ऐसा अंधा दरिंदा बना दिया जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। 21वीं सदी के अंत में फैली एक भयानक महामारी ने इंसानों का लगभग सफाया कर दिया था। धरती पर बचे 20 लाख से भी कम लोग थे और उन सभी की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। इसके बाद पैदा होने वाली हर पीढ़ी भी अंधी ही जन्म लेने लगी। सदियां गुजर गईं और देखने की क्षमता इंसानों के लिए सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह गई। जो भी इंसान देखने की बात करता उसे विच मान लिया जाता और मौत की सजा दे दी जाती। इसी बीच खबर फैलती है कि अल्केनी कबीले ने एक ऐसे शख्स को छिपा रखा है जिसे देखने की शक्ति हासिल है। यह बात रानी केन तक पहुंचती है और वह अपने सबसे खतरनाक विच फाइंडर्स को अल्केनी कबीले को खत्म करने के लिए भेज देती है। उधर कबीले के स्काउट्स को सूंघकर दुश्मनों की मौजूदगी का पता चल जाता है। उन्हें घाटी की तरफ बढ़ती एक विशाल सेना की आहट मिलती है। खबर मिलते ही कबीले का सरदार बाबा वॉस अपने योद्धाओं के साथ रक्षा दीवार की तरफ निकल पड़ता है। जल्द ही सामने आता है कि रानी का सबसे खतरनाक जनरल तमैक्टी जून पूरी सेना लेकर वहां पहुंच चुका है। उसने कबीले के एक आदमी गैडरबैक्स को पकड़ लिया था। पूछताछ में गैडरबैक्स ने ऐसा सच बताया जिससे सब हैरान रह गए। दुश्मनों को कबीले की खबर उसी ने दी थी, यानी गद्दार बाहर का नहीं बल्कि उनका अपना आदमी था। वह बताता है कि करीब 6 महीने पहले एक गर्भवती औरत भटकते हुए इस कबीले में आई थी। बाबा वोस खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उस औरत यानी मागरा से शादी कर ली। लेकिन मागरा ने कभी अपने बच्चों के असली पिता का नाम नहीं बताया। उसके गले में सिर्फ एक हार था जिस पर जर्लामारेल का नाम लिखा था। वही जर्लामारेल जिसे देखने की शक्ति हासिल थी और जिसे रानी केन ने मौत की सजा सुनाई हुई थी। तामाक्टी जून उसी जर्लामारेल की तलाश में यहाँ आया था। उसने पहले कबीले की सुरक्षा व्यवस्था को समझा और फिर अचानक हमला कर दिया। ठीक उसी दिन मगरा ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। इधर रक्षा दीवार पर भयानक युद्ध शुरू हो चुका था। अल्केनी के योद्धा पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मन संख्या में बहुत ज्यादा थे। तभी बाबा वोस ने एक खतरनाक चाल चली। उसने रक्षा दीवार को संभालने वाली रस्सियां ही कटवा दी। विशाल दीवार भर भरा कर नीचे गिरी और उसके नीचे दबकर सैकड़ों दुश्मन मारे गए। लेकिन स्काउट्स को अभी भी यकीन था कि खतरा खत्म नहीं हुआ है। तमाक्टी जून ने जानबूझकर अपनी आधी सेना गंवाई थी ताकि कबीले की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाए। असली हमला अभी बाकी था। फिलहाल तेज बारिश ने उसकी सेना का रास्ता रोक रखा था। पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता सिर्फ एक था और तामाक्टी जून बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। उधर बाबा वोस वापस कबीले में पहुंचा ताकि अगली लड़ाई की तैयारी कर सके, मगर कुछ लोग डर चुके थे। उनका कहना था कि माघरा और उसके बच्चों को रानी के हवाले कर दिया जाए ताकि बाकी लोगों की जान बच सके। यह सुनते ही बाबा वोस भड़क उठा। वह साफ कह देता है कि जिसे अपनी जान बचाने के लिए अपने लोगों को सौंपना है वह सामने आ जाए। तभी पेरिस एक बड़ा राज खोलती है। जर्लामारेल ने पहाड़ों के पार निकलने के लिए पहले ही एक गुप्त रास्ता और पुल तैयार कर रखा था। अब पूरा कबीला उसी रास्ते को खोजने निकल पड़ता है। आज तक किसी ने उस घाटी के आगे जाने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए हर कदम बेहद खतरनाक था। आखिरकार पेरिस को जर्लामारेल के छोड़े हुए निशान मिल जाते हैं और सब उनका पीछा करते हुए एक खतरनाक पुल तक पहुंचते हैं। पुल पार करते वक्त एक आदमी गहरी खाई में गिरकर मारा जाता है, लेकिन बाकी लोग किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। उधर तामाक्टी जून जब अपनी सेना के साथ कबीले में पहुंचता है तो उसे पूरा गांव खाली मिलता है। गुस्से में वह गैडरबैक्स को पकड़ लेता है क्योंकि उसी ने दावा किया था कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुरंत खोजी कुत्तों को छोड़ दिया जाता है। उनकी सूंघने की क्षमता आखिरकार उन्हें उसी पुल तक ले आती है। सबसे पीछे बाबा वोस चल रहा था। तभी कुत्ते उसकी गंध पकड़ लेते हैं। ऊपर से बच्चों के रोने की आवाज भी दुश्मनों को उनकी मौजूदगी का संकेत दे देती है। तमैक्टी जून गैडरबैक्स को पुल पर धक्का दे देता है ताकि उसकी सेना उसके पीछे पीछे पुल पार कर सके, लेकिन बाबा वोस तुरंत पहली रस्सी काट देता है। दूसरी रस्सी काटने से पहले गैडरबैक्स जान की भीख मांगने लगता है। आखिरी पल में बाबा उसे अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है और उसी समय दूसरी रस्सी भी काट देता है। अगले ही पल पूरा पुल नीचे जा गिरता है और दुश्मन दूसरी तरफ फंस जाते हैं। तमैक्टी जून तुरंत एक प्रशिक्षित चील के जरिए यह खबर रानी केन तक पहुंचाता है। रानी को पूरा विश्वास था कि जर्लामारेल के बच्चे भी देखने की शक्ति के साथ पैदा हुए हैं। उसकी नजर में यही शक्ति कभी इंसानों के विनाश की वजह बनी थी। इसीलिए वह सीधा आदेश देती है, जर्लामारेल को मार दो और उसके बच्चों को जिंदा मेरे सामने लाओ। इधर बाबा वोस का कबीला जर्लामारेल के छोड़े हुए निशानों का पीछा करते हुए 4 दिन और 4 रात तक सफर करता है। ज्यादातर रास्ता वे पानी के अंदर से तय करते हैं ताकि खोजी कुत्ते उनकी
उसकी गंध तक न पहुंच सकें। आखिरकार वे एक विशाल झरने के नीचे छिपी सुरक्षित घाटी में पहुंच जाते हैं। यह जगह इतनी दुर्गम थी कि दुश्मनों के लिए यहाँ तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। यही अब अल्केनी कबीले का नया घर बनने वाला था। थकान से चूर होकर पूरा कबीला सो जाता है। अगली तरफ बाबा वोस बच्चों को जंगल में लेकर निकलता है। तभी अचानक एक विशाल भालू उन पर हमला कर देता है। बच्चे टोकरी समेत सुरक्षित नीचे गिर जाते हैं, जबकि बाबा दूर जा गिरता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि भालू बच्चों की तरफ बढ़ रहा है, वह तुरंत उठता है और उसके सामने कूद पड़ता है। बाबा चाकू से लगातार वार करता है, लेकिन भालू उसे जोरदार पटखनी दे देता है। तभी एक तीर हवा को चीरता हुआ आता है और सीधे भालू के शरीर में जा धंसता है। अगले ही पल एक शिकारी सामने आता है। वह अपना नाम जेरलामारेल बताता है। यही वह आदमी था जो इन दोनों बच्चों का असली पिता था। जेरलामारेल बताता है कि विच फाइंडर अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल बच्चों का बाबा के साथ रहना ही सबसे सुरक्षित है। जाने से पहले वह बच्चों के नाम हनियावा और कोफुन रखता है और बाबा को एक रहस्यमयी बक्से की चाबी देता है। जेरलामारेल बताता है कि उसने वह बक्सा झरने के नीचे छिपाया है, लेकिन उसे बच्चों को तभी देना जब वे 12 साल के हो जाएं। बाबा बक्सा खोजकर निकालता है। उसके अंदर लकड़ी की छाल से बनी किताबें थीं, जिनमें पुरानी दुनिया का ज्ञान सुरक्षित था। जेरलामारेल को उम्मीद थी कि यही ज्ञान एक दिन इंसानों को दोबारा एक नई सभ्यता खड़ी करने में मदद करेगा। मगरा उस बक्से को पेड़ की जड़ों के नीचे छिपा देती है, ताकि अगले 12 साल तक कोई उसे खोज न सके। इसी बीच गैडरबैक्स की गद्दारी की वजह भी सामने आती है। कई साल पहले जब बाबा वोस को कबीले का सरदार बनाया गया था, तब गदरबैक्स की मां ने इसका विरोध किया था। सजा के तौर पर बाबा और पेरिस ने उसे जिंदा जला दिया था। उस दिन से गैडरबैक्स के अंदर बदले की आग जल रही थी। वह लगातार नदी में संदेश बहाता रहा, इस उम्मीद में कि किसी दिन वे संदेश तमाक्टीजून तक पहुंच जाएंगे। उधर बाबा और मगरा को अब पूरा यकीन हो चुका था कि हानियावा और कोफुन सचमुच देख सकते हैं। आंखों पर पट्टी बांधते ही दोनों बिल्कुल सामान्य अंधे बच्चों की तरह हो जाते थे। इसलिए उन्होंने यह राज पूरे कबीले से छिपा कर रखा, क्योंकि इस दुनिया में देखने वाले इंसान को विच समझकर जिंदा जला दिया जाता था। समय बीतता गया और आखिरकार 12 साल गुजर गए। इन सालों में तमाक्टीजून ने जेरलामारेल को खोजने के लिए सैकड़ों गांव जला डाले, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। बच्चों के 12वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले पेरिस ने बिना किसी से पूछे वह बक्सा बाहर निकाल लिया। उसने हनीवा और कोफुन को उनके असली पिता का सच बताया और साथ ही उन्हें इंसानों की खोई हुई दृष्टि का इतिहास भी समझाया। ये सुनकर कोफुन गुस्से से भर जाता है। हानियावा किसी तरह उसे शांत करती है। जब बाबा वोस को इसकी खबर मिलती है तो वह सीधे पेरिस के पास पहुंचता है। पेरिस उसे समझाती है कि जेरलामारेल ने गुप्त पुल बनाया, रास्ते में आने वाले खतरनाक जानवरों को मारा और पूरे कबीले की जान बचाई थी। बदले में उसने सिर्फ इतना चाहा था कि उसके बच्चे एक दिन उस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। आखिरकार बाबा उसकी बात मान जाता है, लेकिन वह फैसला करता है कि फिलहाल यह सच मगरा से छिपा कर रखा जाएगा। अगले 5 सालों में हनीवा और कोफुन उन किताबों से बहुत कुछ सीखते हैं। वे तीर कमान बनाना, नए हथियार तैयार करना और यहाँ तक कि विस्फोटकों का इस्तेमाल करना भी सीख जाते हैं। दूसरी तरफ कबीले में पीढ़ियों से आपस में शादियां होने के कारण बच्चों में जेनेटिक समस्याएं बढ़ती जा रही थीं। अब सभी को समझ आ चुका था कि कबीले में नया खून लाना जरूरी है। आखिरकार बुजुर्ग बो लायन की मां की सलाह पर फैसला लिया जाता है कि लोग एक मेले में जाएंगे और वहां नए जीवन साथी तलाशेंगे, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को यह नहीं बताया जाएगा कि वे अल्केनी कबीले से हैं। हनीवा और कोफुन भी मेले में जाने की जिद करते हैं। बाबा और मगरा साफ मना कर देते हैं, लेकिन दोनों चुपके से उनके पीछे मेले तक पहुंच जाते हैं। वहां वे अपनी आंखों के सामने विच फाइंडर्स को निर्दोष लोगों को विच बताकर जिंदा जलाते देखते हैं। ये दृश्य देखकर दोनों को पहली बार समझ आता है कि उनके माता पिता इतने सालों से उनकी दृष्टि का राज क्यों छिपाते रहे। कोफुन इस मंजर से बुरी तरह टूट जाता है। उसे उल्टियां होने लगती हैं और वह अकेला वहां से दूर चला जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी मेले में स्लेवर्स भी घूम रहे थे। वे कोफुन को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह एक औरत चीख चीख कर लोगों को बता रही थी कि स्लेवर्स उसकी बेटी को उठा ले गए। तभी हानियावा को एहसास होता है कि कोफुन भी गायब है। वह तुरंत बाबा को बताती है। बाबा धुएं के निशानों का पीछा करते हुए स्लेवर्स के कैंप तक पहुंचता है। वहां हानिवा को कोफुन का छोड़ा हुआ संदेश मिलता है। वह जिंदा है और उसे उसी रास्ते का पीछा करने को कह रहा है। लेकिन तभी मगरा को पहली बार अपने बच्चों के सबसे बड़े राज का पता चलता है। उसे मालूम पड़ता है कि उसके बच्चे पढ़ना लिखना जानते हैं। वह गुस्से में पेरिस से पूछती है कि आखिर ये सब उन्हें किसने सिखाया। पेरिस आखिरकार पूरा सच बता देती है। वह वही ज्ञान था जिसे जेरलामारेल कई साल पहले उस रहस्यमयी बक्से में छोड़ गया था। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी था कोफुन को बचाना। बाबा जानता था कि उसका बेटा अभी जिंदा होगा, क्योंकि स्लेवर्स आमतौर पर लोगों को मारते नहीं थे। वे उन्हें गुलाम बनाकर बाजारों में बेचते थे। शहर पहुंचने के बाद बाबा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलता है।
वह बताता है कि कभी वह खुद भी स्लेवर था। उसके पिता और दादा भी यही काम करते थे, लेकिन यह क्रूर जिंदगी उसे कभी पसंद नहीं आई। इसलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और पहाड़ों में एक नई जिंदगी शुरू कर दी। अब अपने बेटे को बचाने के लिए उसे उसी खूंखार दुनिया में वापस जाना था। इस ख्याल से ही उसे घिन आने लगती है। बाबा हानियावा को साथ आने से मना करता है और अकेला स्लेवर्स के अड्डे में घुस जाता है। पहले वह पहरेदारों को चुपचाप खत्म करता है, फिर कोफून तक पहुंचता है और इसके बाद शुरू होता है असली कत्लेआम। बाबा की रफ्तार इतनी तेज थी कि स्लेवर्स को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। जैसे ही कोफून अपनी मौजूदगी का संकेत देता है, बाबा एक एक करके हर दुश्मन को खत्म करने लगता है। आखिर में उसका सामना स्लेवर्स के सरगना विच से होता है। विच समझ जाता है कि उसके सामने कोई आम इंसान नहीं बल्कि मशहूर ग्रेट बाबा वोस खड़ा है। उसे मारना उसके लिए किसी बड़ी ट्रॉफी से कम नहीं होता, लेकिन बाबा पहले उसे बुरी तरह घायल करता है और फिर तलवार उसके गले में उतारकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उधर भाग रहे आखिरी स्लेवर को हानियावा अपने तीर से मार गिराती है। बाबा ने पूरी दुनिया से लड़ना सीख लिया था, लेकिन इस बार उसके बच्चों की जिद ही उसे मौत के करीब ले आई थी। उधर 17 साल पहले गेडरबैक्स द्वारा भेजा गया संदेश आखिरकार पायन राज्य तक पहुंच जाता है। इन सभी सालों में टमाक्टिजून जर्लामरेल और उसके बच्चों को खोजने में नाकाम रहा था। उसकी 20 साल की सेवा भी पूरी हो चुकी थी और अब उसे अपनी जान देकर प्रायश्चित करने का आदेश मिला था। लेकिन तभी रानी सिबेत केन के हाथ गेडरबैक्स का संदेश लग जाता है। आदेश तुरंत बदल दिया जाता है और तामाक्टिजून को एक आखिरी मौका मिल जाता है। ज्यादा वक्त नहीं लगता और वह आखिरकार अल्केनी कबीले का ठिकाना ढूंढ निकालता है। खतरा भांपते ही मगरा अपनी रहस्यमयी पोटली संभाल लेती है। उधर गेडरबैक्स फिर से लोगों को भड़काने लगता है। वह कहता है कि अगर बाबा के परिवार को रानी के हवाले कर दिया जाए तो पूरा कबीला बच सकता है। कोफून उसे पकड़कर कैद कर लेता है, लेकिन रास्ते में उस पर दया करके उसे छोड़ देता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। कुछ ही देर में विच फाइंडर्स पूरे कबीले पर टूट पड़ते हैं। वे बच्चों को रानी के हवाले करने की मांग करते हैं। जब बोलाइन की मां इसका विरोध करती है तो टैमेक्टिजून वहीं उसकी हत्या कर देता है। तभी गेडरबैक्स चिल्लाकर विच फाइंडर्स को बता देता है कि वे किस दिशा में भागे हैं, लेकिन बाबा वोस पहले से तैयार था। जर्लामारेल के बनाए मॉडल से प्रेरणा लेकर उसने एक बड़ी नाव तैयार कर रखी थी। पूरा दल उसी नाव पर सवार होकर नदी में उतर जाता है, मगर विच फाइंडर्स पहले से नदी किनारे घात लगाकर बैठे थे। तामाक्टिजून आखिरी बार चेतावनी देता है, बच्चों को रानी के हवाले कर दो वरना पूरा कबीला मारा जाएगा। जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। अगले ही पल सैनिक पानी में कूद पड़ते हैं और भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस संघर्ष में भविष्य दृष्टा और आर्का मारे जाते हैं, जबकि मगरा बुरी तरह घायल हो जाती है। हनीवा लगातार तीर चलाकर कई विच फाइंडर्स को खत्म कर देती है। आखिरकार उसका आखिरी तीर गेडरबैक्स के सीने में जा धंसता है और कबीले के गद्दार का अंत हो जाता है। किसी तरह नाव गहरे पानी में निकल जाती है और बाकी लोग मौत के मुंह से बचकर आगे बढ़ जाते हैं। गुस्से से बौखलाए टैमाक्टिजून पूरे अल्केनी कबीले का सफाया करने का आदेश देता है, लेकिन इस बार खुद काउंसिल उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। उनका कहना था कि 20 साल की इस तलाश में राज्य का खजाना खाली हो गया, लेकिन जेरलामारेल का कोई सुराग नहीं मिला। अब सेना को बेवजह और नुकसान में नहीं झोंका जा सकता था। इसी बीच पूरे राज्य में एक और अफवाह फैलने लगती है। लोग कहने लगते हैं कि रानी असल में विचेस को नहीं बल्कि अपने पुराने प्रेमी जर्लामरेल को ढूंढ रही है। वही आदमी जिसने उसकी बहन को मार डाला था, उसे धोखा दिया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन राज्य पहले ही कई समस्याओं से जूझ रहा था। आसपास खतरनाक जानवर घूम रहे थे और सेना को उनसे निपटने के लिए भी जरूरत थी। उधर सफर के दौरान पेरिस बच्चों को जर्लामरेल का आखिरी संदेश सुनाती है। उन्हें नदी के किनारे किनारे चलते हुए लेवेंडर रोड तक पहुंचना था। वहां से रास्ता एक ऐसी जगह जाता था जिसे ज्ञानोदय की सभा कहा जाता था। जर्लामरेल का सपना था कि वहां एक नई दुनिया बनाई जाए, जहां देखने वाले और बिना दृष्टि वाले लोग बराबरी से रह सकें। हनीवा वहां जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन मगरा इसका कड़ा विरोध करती है। आखिरकार फैसला करने के लिए वोटिंग होती है और ज्यादातर लोग जर्लामारेल के पास जाने के पक्ष में वोट करते हैं। पेरिस और बोलाइन भी उनके साथ जाने का फैसला करती हैं। उधर पायन राज्य में रानी के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका था। काउंसिल रानी की हत्या के लिए जहरीले कीड़ों का इस्तेमाल करने की साजिश रचता है, लेकिन सिबेत केन को पहले ही इसकी भनक लग जाती है और वह साजिशकर्ता को वहीं मरवा देती है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में विद्रोह भड़क उठता है और आम लोग भी रानी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। घबराकर सिबेत केन कांजुआ डैम का पानी रोक देती है। उसे पता था कि डैम पहले ही जर्जर हालत में है और ज्यादा समय तक इतना पानी रोक नहीं पाएगा।
लेकिन अपनी ही प्रजा को खतरे में डालकर रानी पीछे के रास्ते से भाग निकलती है। कुछ ही देर बाद पानी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि पूरा डैम टूट जाता है और देखते ही देखते पूरा शहर पानी में डूब जाता है। उधर मगरा की चोट लगातार बिगड़ रही थी, इसलिए दल कुछ समय के लिए वहीं रुककर उसका इलाज करने का फैसला करता है। लेकिन अगली सुबह सबके होश उड़ जाते हैं। उनके सारे हथियार और धनुष गायब थे। मगरा की रहस्यमयी पोटली भी चोरी हो चुकी थी। बाकी लोग पोटली के बिना आगे बढ़ने को तैयार थे, लेकिन मगरा उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। उसकी जिद पर वे चोरी के सुरागों का पीछा करते हुए पास के एक अड्डे तक पहुंचते हैं। वहां चोर मौजूद था। उसने हनीवा को पहले ही बेहोश कर दिया था और बाबा तथा कोफून पर भी बेहद सटीक हमले किए। तभी सभी को एहसास हुआ कि वह देख सकता है। हालांकि वह ज्यादा देर तक बाबा वोस के सामने टिक नहीं पाया और आखिरकार पकड़ा गया। उसके सीने पर बने एक खास निशान को देखकर एक बड़ा रहस्य सामने आता है। वह कोई और नहीं बल्कि जर्लामरेल का एक और बेटा था। उसका नाम बूट्स था। करीब 18 साल पहले जर्लामारेल ओपियोल जनजाति के बीच कुछ समय रहा था। बूट्स के जन्म के बाद वह वहां से आगे निकल गया, क्योंकि उसका लक्ष्य अपनी संतानों के जरिए पूरी दुनिया में देखने की शक्ति को फिर से फैलाना था। लेकिन बूट्स के लिए यह शक्ति वरदान नहीं बनी। जैसे ही उसकी जनजाति को पता चला कि वह देख सकता है, उन्होंने उसकी क्षमता का फायदा उठाना शुरू कर दिया। उससे चोरी और दूसरे अपराध करवाए जाने लगे। हनीवा उसकी कहानी सुनकर भावुक हो जाती है और उसे भी अपने साथ ले जाने की जिद करने लगती है। आखिरकार बाबा उसकी बात मान लेता है और बूट्स को भी जर्लामारेल तक ले जाने का फैसला करता है। लेकिन ज्वार उतरने की वजह से उनकी नाव कीचड़ में फंस जाती है, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए वहीं रुकना पड़ता है। उधर रानी सिबेत केन अपनी एक दासी के साथ इधर उधर भटक रही थी। तभी कुछ लोग उसकी दासी को अगवा कर लेते हैं और रानी को भी पकड़ लेते हैं। दोनों को एक खतरनाक सिल्क मिल में गुलाम बनाकर काम करने पर मजबूर किया जाता है। वहाँ किसी को भी नहीं पता था कि उनके बीच असल में पायन की रानी मौजूद है। इधर बाबा वॉस का दल विच फाइंडर्स के हमले की चपेट में आ जाता है। इस अफरा तफरी में मगरा बाकी लोगों से अलग हो जाती है। लेकिन असल में मगरा खुद तामाक्टिजून के शिविर तक पहुंच चुकी थी और वहीं उसने अपनी असली पहचान सामने रख दी। वह कोई साधारण औरत नहीं थी। मगरहा राजा वल्फ केन की छोटी बेटी और सिबेत केन की सगी बहन थी। मरने से पहले उनके पिता ने मगरा को अगली शासक बनाने की इच्छा जताई थी, लेकिन सिबेत ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस तख्ता पलट में तामाक्टिजून ने भी सिबेत के पक्ष में निर्णायक वोट दिया था। मगरा ने भी इसका बदला लिया। सिबेत जर्लामारेल से प्यार करती थी और मगरा उसी जर्लामारेल के साथ भाग गई थी। इस विश्वासघात ने सिबेत को अंदर तक बदल दिया। उसके बाद उसने देखने की क्षमता रखने वाले हर इंसान को विच घोषित कर उनके सफाए का आदेश जारी कर दिया। अपने लोगों की जान बचाने के बदले मगरा तामाक्टिजून को ये पूरा सच बता देती है। उधर बाबा और बाकी लोग बूट्स के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। बूट्स का दावा था कि इसी रास्ते से वे मगरा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ ही देर में बूट्स अपना असली रंग दिखा देता है। वह सभी को धोखे से एक गुफा में ले जाता है और वहां बने लोहे के पिंजरे में बंद कर देता है। वह झूठ बोलता है कि मगरा मर चुकी है और उसने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है। कुछ देर बाद पिंजरा नीचे उतरता है और खुल जाता है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उनकी मुलाकात बूट्स की मां डीलिया से होती है। डीलिया बताती है कि बूट्स जन्म से ही देख सकता था। इसी वजह से ओपियोल जनजाति ने बचपन से उसके साथ अत्याचार किया, लेकिन बड़ा होने के बाद बूट्स ने बदला लिया और एक एक करके पूरी जनजाति को खत्म कर दिया। अब वह राहगीरों को भी इसी गुफा में फंसाकर कैद करता था। डीलिया उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाने के लिए एक शर्त रखती है। गुफा से बाहर निकलते ही बूट्स को मारना होगा ताकि वह दोबारा किसी निर्दोष को अपना शिकार न बना सके। गुफा के भीतर एक खतरनाक जनजाति भी रहती थी। उनसे बचते हुए पूरा दल उस लिफ्ट तक पहुंचता है जो बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। लेकिन लिफ्ट को ऊपर भेजने के लिए किसी एक व्यक्ति को नीचे रुककर लीवर पकड़े रखना जरूरी था। इसलिए बाबा वॉस खुद नीचे रुक जाता है और बाकी लोगों को लिफ्ट में ऊपर भेज देता है। तभी गुफा वाली जनजाति उन पर हमला कर देती है। बाबा अकेले ही उनसे भिड़ जाता है और एक एक करके सभी हमलावरों को खत्म कर देता है। लेकिन इसी दौरान लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है। अब ऊपर जाने का उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, सीधी पत्थर की दीवार पर चढ़ना। बाबा हाथ पैर जमाकर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, लेकिन आखिरी हिस्से तक पहुंचते पहुंचते उसकी ताकत जवाब देने लगती है। ऊपर खड़े हनीवा और कोफून लगातार उसे आवाज देकर हिम्मत देते रहते हैं। आखिरकार बाबा अपनी बची हुई पूरी ताकत लगा देता है और कोफून का हाथ पकड़ लेता है। इस तरह वह आखिरी पल में ऊपर पहुंचकर सबकी जान बचा लेता है। उधर कैद में मौजूद एक महिला को सिबेत केन की असली पहचान पता चल जाती है। असल में वह महिला शुरू से ही सिबत का भरोसा जीतकर उसका राज उगलवाने के लिए भेजी गई थी। सिबेत उसे अपना साथी समझने की गलती कर बैठती है। सिल्क कंपनी के मालिक को पता था कि शाही परिवार के हर सदस्य के सीने में एक खास शाही ताबीज सिल दिया जाता है। वह बेरहमी से सिबत के सीने से वह ताबीज निकाल लेता है और तामाक्टिजून को फिरौती का संदेश भेज देता है।
लेकिन बूट्स संदेश लेकर आए लोगों को देख लेता है। वे साधारण सैनिक नहीं थे, वे शैडोज थे, ऐसे योद्धा जिनकी मौजूदगी का पता लगाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन बूट्स देख सकता था, इसलिए वह उन्हें पकड़वा देता है। बाद में तामाक्टी जुन उन्हें टॉर्चर करके रानी का ठिकाना पता कर लेता है। इसी बीच बूट्स की दृष्टि का राज भी सबके सामने आ जाता है। भीड़ उसे जिंदा जलाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मगरा बीच में आकर उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद मगरा अपने परिवार को ढूंढने के लिए सैनिकों की मांग करती है, लेकिन तामाक्टी जुन के दिमाग में अब कुछ और चल रहा था। उसे लगने लगता है कि अगर सिबेत सच में मर चुकी है तो अगली रानी मागरा ही बनेगी, इसलिए वह खुद मगरा के साथ सिल्क कंपनी की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ 8 सैनिकों की एक टुकड़ी को बाबा के परिवार की तलाश में भेज दिया जाता है। उधर बाबा वोस और बाकी लोग जरला मारेल के छोड़े हुए बैंगनी फूलों के निशानों का पीछा कर रहे थे। रास्ते में पेरिस को खतरा महसूस होता है और वह रास्ता बदलने की सलाह देती है, लेकिन हनीवा पीछे हटने को तैयार नहीं थी। कुछ दूर जाने के बाद बाउलायन को जमीन में छिपा जाल महसूस हो जाता है। ऊपर पहाड़ी पर धनुर्धर पहले से घात लगाए बैठे थे। बाबा फौरन एक तीरंदाज को मार गिराता है, लेकिन तभी हमला रुक जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका था कि हनीवा और कोफुन जरला मारेल के बच्चे हैं और वे अपने पिता से मिलने आए हैं। हालांकि इस झड़प में बोलायन घायल हो जाती है। तभी जरला मारेल का संदेश आता है। उसमें कहा गया था कि अंदर सिर्फ उसके दोनों बच्चे आ सकते हैं, लेकिन कोफुन साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि अगर सब लोग साथ अंदर नहीं जा सकते तो वे दोनों भी अंदर नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ हनीवा अपने असली पिता से मिलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। आखिरकार बाबा भारी मन से बोलायन को अपनी पीठ पर उठाता है और वापस लौटने का फैसला करता है। जाने से पहले पेरिस बच्चों को आखिरी सलाह देती है। वह चाहती थी कि वे एक ऐसी नई दुनिया बनाएं जहां देखने वाले और बिना दृष्टि वाले इंसान बराबरी से रह सकें। बच्चों से अलग होने के बाद बाबा भी फैसला कर लेता है, उसके बच्चे जहां रहेंगे वही उसका घर होगा, इसलिए वह उनसे दूर जाने के बजाय आसपास ही रहने का फैसला करता है। उधर बूट्स की मदद से तामाक्टी जुन सिल्क कंपनी का ठिकाना ढूंढ लेता है। रानी को बचाने के लिए वह अकेला अंदर घुसता है और रास्ते में आने वाले पहरेदारों को एक एक करके खत्म करता चला जाता है। लेकिन अंदर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि जिस महिला को सिबेत ने अपना राज बताया था वह भी एक चाल का हिस्सा थी। मौका मिलते ही सिबेत खुद सिल्क कंपनी के मालिक का गला घोंट देती है और वहां से निकल जाती है। यह देखकर मेगरा भी हैरान रह जाती है। आखिरकार तामाक्टी जुन के सामने सिबेत अपना पूरा सच कबूल कर लेती है। तभी उसे कांजुआ डैम के टूटने और पूरे शहर के तबाह होने की खबर मिलती है। ये सुनकर तामाक्टी जुन अंदर से टूट जाता है। उस हादसे में उसका अपना परिवार भी मारा गया था। अब उसे समझ आता है कि सिबेत ने अपने ही लोगों के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया था। विच फाइंडर ने 20 साल तक अपने परिवारों से दूर रहकर उसकी सेवा की थी, लेकिन जब उनसे दोबारा मिलने का वक्त आया तब रानी के फैसले ने उन्हीं के परिवार उनसे हमेशा के लिए छीन लिए। उसी पल तामाक्टी जुन को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझ आती है। उसे महसूस होता है कि अगर उसने शुरुआत में सिबेत के बजाय मगरा का साथ दिया होता तो शायद हालात कभी इतने भयानक नहीं होते। अब उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो सिबेत राजगद्दी मागरा को सौंप कर अपनी जान बचाए या फिर अपनी मौत के लिए तैयार हो जाए। लेकिन सिबेत अपनी अगली चाल पहले ही चल चुकी थी। उसने बूट्स को अपने पक्ष में कर लिया था, इसलिए फैसला सुनाने से पहले उसने थोड़ा समय मांगा ताकि तामाक्टी जुन सोचकर अपना आखिरी फैसला ले सके। उधर जंगल में भटकते हुए बाबा वोस और पेरिस की मुलाकात वेल्स कबीले से होती है। वेल्स के लोग अल्केनी कबीले के साथ हुई क्रूरता पर दुख जताते हैं, लेकिन उनकी भविष्यवक्ता उन्हें शरण देने के खिलाफ होती है। तब पेरिस घायल बोलायन की हालत बताती है। वह कहती है कि अगर बच्ची को यहाँ से वापस भेज दिया गया तो शायद वह एक दिन भी जिंदा न रह पाए। आखिरकार भविष्यवक्ता का दिल पिघल जाता है। वह एक शर्त पर बोलायन को शरण देने के लिए तैयार होती है। बोलायन वेल्स कबीले में रह सकती है, लेकिन बाबा वॉस और पेरिस को हमेशा के लिए वहाँ से चले जाना होगा और दोबारा कभी वापस नहीं आना होगा। बच्ची की जान सबसे ज्यादा जरूरी थी, इसलिए दोनों यह शर्त स्वीकार कर लेते हैं। विदा होते समय बाबा भावुक हो जाता है। वह बोलायन से कहता है कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद बाबा रास्ते भर अपने पुराने जीवन के बारे में सोचता रहता है। उसे लगता है कि शायद उसके पुराने पापों की सजा ही अब उसे अकेलेपन के रूप में मिल रही है। दूसरी तरफ हनीवा और कोफुन को जरला मारेल से मिले एक दिन बीत चुका था। उसका ठिकाना एक पुरानी जेल के अंदर था, लेकिन वहाँ सदियों बाद भी बिजली और कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद थीं। जरला मारेल के कई और बच्चे भी वहाँ रहते थे। उसका बड़ा बेटा टोलोमन कोयले से भाप बनाकर बिजली पैदा करता था। उसने यही तकनीक कोफुन को भी सिखाई, जो
जो आगे चलकर बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। कुछ देर बाद कोफुन अपने कमरे की तरफ लौट रहा था कि उसे बाहर सैनिकों की आहट सुनाई दी। ट्रीवेंट्स एम्पायर के सैनिक वहां बाबा वोस के बच्चों को लेने पहुंचे थे। जेरला मारेल ने पहले ही उन्हें बच्चे सौंपने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई संदेश नहीं भेजा था, इसलिए जनरल एडो वोस के सैनिक खुद वहां पहुंच गए। असल में ठिकाने के बाहर तैनात धनुर्धर भी एडो के आदमी थे। उन्हीं के जरिए उसे इस जगह की पूरी जानकारी मिल रही थी। बातचीत के दौरान साफ हो जाता है कि सामने वाले ट्रिवेंटस एम्पायर के सैनिक हैं। मजबूर होकर जेरला मारेल हानियावा को उनके हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि कोफुन कुछ समझ पाता, टोलोमन उसे बेहोश कर देता है। जब कोफुन को होश आता है तो वह खुद को एक काल कोठरी में बंद पाता है। उसी समय पेरिस को भी कोफुन के ऊपर मंडरा रहे खतरे का एहसास हो जाता है। सैनिक हनीवा को बेहोश करके अपने साथ ले जा चुके थे। असल में जेरला मारेल ने यह फैसला अपनी मर्जी से नहीं लिया था। उसने कोफुन को समझाया कि अगर वह ट्रिवेंट्स के साथ समझौता करने से इनकार कर देता तो सिबेत के विच फाइंडर्स बहुत पहले ही उसके पूरे ठिकाने को खत्म कर चुके होते। यानी सिबेत से सुरक्षा पाने की कीमत उसे ट्रिवेंटिस की हर शर्त मानकर चुकानी पड़ रही थी। लेकिन यह सुनते ही कोफुन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपने ही पिता पर हमला कर देता है और चीख कर कहता है कि उन्होंने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। तभी जेरलामरेल समझ जाता है कि अब कोफुन उसके नियंत्रण में नहीं रहेगा। वह तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है कि कोफुन को यहीं खत्म कर दिया जाए। सैनिक कोफुन को जेल से बाहर ऐसी जगह ले जाते हैं जहां गोली चलने की आवाज बाकी बच्चों तक न पहुंचे। वे उसे मारने ही वाले होते हैं कि अचानक बाबा वोस वहां पहुंच जाता है। आते ही वह दुश्मनों पर टूट पड़ता है और कुछ ही पलों में चारों तरफ अफरा तफरी मचा देता है। लेकिन बाबा का मिशन सिर्फ कोफुन को बचाना नहीं था। वह किसी भी कीमत पर हानियावा का पता लगाए बिना वापस जाने वाला नहीं था। उधर बाबा के आने की खबर मिलते ही जेरला मारेल लाइब्रेरी में जाकर छिप जाता है। उसे पता था कि हजारों किताबों के बीच उसकी गंध पहचानना बाबा के लिए मुश्किल होगा। बाबा काफी देर तक उसे खोजता रहता है, लेकिन जेरला मारेल नहीं मिलता। आखिरकार बाबा जोर से पूछता है कि जिस बेटी का उसने इतने साल इंतजार किया, उसे आखिर दुश्मनों के हवाले क्यों कर दिया। जेरला मारेल शांत आवाज में जवाब देता है कि वह पूरी मानव जाति के भविष्य के लिए लड़ रहा है। उसके मुताबिक इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ लोगों का बलिदान देना जरूरी है। यह सुनते ही बाबा का गुस्सा भड़क उठता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जेरला मारेल लोहे की बैट से बाबा पर कई वार करता है, लेकिन बाबा पलटकर उसे दबोच लेता है। वह उसका जबड़ा तोड़ने ही वाला होता है कि जेरला मारेल उसके पैर में चाकू घोंप देता है और मौका पाकर वहां से भाग जाता है। कुछ ही देर बाद उसे एक बंदूक मिलती है और वह बाबा पर गोली चला देता है, लेकिन तभी कोफुन पूरे ठिकाने की बिजली काट देता है। चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। अब जेरला मारेल की देखने की शक्ति भी बेकार हो जाती है। वह घबराकर भागने लगता है, लेकिन इस बार किस्मत बाबा का साथ देती है। बाबा आखिरकार उसे पकड़ लेता है। इस बार वह जरा भी रहम नहीं करता। वह जेरला मारेल की दोनों आंखें हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। और तभी बाबा को सबसे बड़ा सच पता चलता है। हनीवा को ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि एडो वोस था। बाबा वोस का अपना छोटा भाई, वही ट्रिवेंटस एम्पायर का निर्दयी जनरल, जिसके दिल में सालों से अपने बड़े भाई के खिलाफ बदले की आग जल रही थी। अब असली सवाल सिर्फ इतना था, क्या बाबा वोस अपने ही भाई का सामना करके हानियावा को सुरक्षित वापस ला पाएगा।